विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत। प्रश्न 7वां पेज नंबर 31। विधि शास्त्र की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं? इन शाखाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विधि शास्त्र की विभिन्न विचारधाराओं एवं उनकी विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उत्तर: विधि शास्त्र की शाखाएं भिन्न भिन्न विधि शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न रूपों से कानून के उद्भव, कार्य एवं लक्ष्य के विषय में विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु अनेक विचार की विषय सामग्री में कोई भी भिन्नता नहीं है। विचारों की भिन्नता वास्तव में उनके भिन्न दृष्टिकोण, अध्ययन की पद्धति और किसी विशेष वस्तु पर अपेक्षाकृत अधिक जोर डालने के कारण है। विधि शास्त्र के संबंध में जो ये भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनको प्रमुख 4 शाखाओं के अधीन रखा जा सकता है: विश्लेषणात्मक शाखा, दार्शनिक शाखा, ऐतिहासिक शाखा, सामाजिक शाखा। विश्लेषणात्मक शाखा। पॉइंट नंबर 1। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र विधि के उस रूप का वर्णन करता है जो कि वास्तव में विधान है। इसका कार्य विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। इसका कार्य विधि की उत्पत्ति या इतिहास या नैतिक महत्ता या वैधानिकता का वर्णन किए बिना ही विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। इसका उद्देश्य संसार की परिपक्व वैधानिक अवस्था के सिद्धांतों एवं वैधानिक धारणाओं को स्पष्ट एवं सरल रूपों में प्रस्तुत करना है। सामान्य के अनुसार यह पद्धति नागरिक विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विवेचन करता है। ऑस्टिन ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि यह मस्तिष्क के भ्रम को दूर करता है। इस अध्ययन की पद्धति के इंग्लैंड के प्रमुख विचारों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं: बेथम, दूसरा जॉन ऑस्टिन, हॉलैंड, तीसरा, चौथा सामन। ऐतिहासिक शाखा। पॉइंट नंबर 2। विधि शास्त्र की ऐतिहासिक पद्धति का उद्भव और विकास जर्मनी में हुआ था। इस पद्धति के प्रवर्तक सैगनी हैं। उनकी प्रथम पुस्तक ऐतिहासिक पद्धति पर थी। उसका नाम था द वेक्शन ऑफ आवर लेज ऑफ लेजिस्लेशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। उन्हें ऐतिहासिक पद्धति पर आने विचार इस पुस्तक में व्यक्त किए। ऐतिहासिक शाखा के अंतर्गत विधि को समय देना माना जाता है। इनके अधीन विधि की उत्पत्ति तथा प्रगति का अध्ययन उन सिद्धांतों को संकेत करके किया जा सकता है जो समय के साथ साथ विधि की प्रगति में सहायक रहें। जी.सी. ली के अनुसार ऐतिहासिक विधि शास्त्र विधि के उन रूपों का तथा उन अंगों का अध्ययन करता है जो विधि की प्रगति की विभिन्न श्रेणियों से गुजरते हैं। यह विधि के प्रारंभिक विचारों तथा नवीन विचारों को एक सूत्र में बांध कर संबंधित रखता है। यह सामाजिक रीति रिवाजों तथा उनकी वृद्धि का भी अवलोकन करता है। सैगनी 19वीं शताब्दी का महान विधि शास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक माना जाता है। इसके अनुसार रीति रिवाज कानून के वास्तविक स्वरूप के चिन्ह हैं। कानून का विकास एवं अंत समाज के विकास एवं अंत के साथ होता है। सैगनी का विचार था कि कानून की उत्पत्ति और विकास समाज की आंतरिक आवश्यकताओं के अनुसार होता है और हुआ है। सामाजिक विकास का इतिहास कानून के विकास का इतिहास भी है। समाज अपने उद्भव के समय सरल होता है, परंतु धीरे धीरे ज्यों वह विकसित होता जाता है उसमें जटिलताएं प्रवेश करने लगती हैं तथा समाज का विकास बहुमुखी होने लगता है। तीसरा, दार्शनिक शाखा। इस शाखा का संबंध इस बात से नहीं है कि वास्तव में विधि कैसी थी या उस बात वह कैसी है। इसका संबंध मुख्य रूप से इस
विवेचन होता है कि वह विधि को कैसा होगा चाहिए। यह शाखा मुख्य रूप से इस बात पर बल देती है कि विधि के बनने का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को किस ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। सामान्य का कहना है कि नैतिक विधि शास्त्र नैतिक एवं वैधानिक दर्शन शास्त्र की मिलन रेखा के समान है। उसके मतानुसार इसे हम नीति शास्त्र एवं सामान्य शास्त्र की आधार भूमि भी कह सकते हैं। इस शाखा के प्रमुख विचारक ग्नोसियस, कांट, हीगल तथा सेनी है। चौथा, सामाजिक शाखा। इस शाखा के अंतर्गत विधि के विभिन्न सिद्धांतों के वास्तविक कार्यों का क्रमिक तथा व्यवहारिक रूप में अध्ययन करना है। विधि वास्तव में एक व्यक्ति से संबंधित न होकर समाज में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित होता है। इस शाखा के प्रमुख प्रवक्ता यूजेन इरिच के अनुसार वैधानिक विकास का आकर्षण बिंदु सदा समाज में ही रहता है। अतः कानून को चाहे वह बन न हुआ हो या लागू किया जा रहा हो, सदा ही तत्कालीन समाज की वास्तविक मांगों को ध्यान में रखना चाहिए, परंतु यह उद्देश्य समय तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि उस समाज की उन आवश्यकताओं का प्राथमिक अध्ययन नहीं किया जाए जिनमें की विधि को लागू करना है। इस प्रकार से यह प्रणाली विधि के अध्ययन तक ही सीमित नहीं वरन विधि के प्रशासन पर भी लागू होती है। जहाँ तक विधि शास्त्र के समाजशास्त्र पक्ष का संबंध है, इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि समाजशास्त्र यह अध्ययन कराता है कि किसी भी विधि का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है एवं साथ साथ विधि पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्री यह विचार करता है कि विधि को कैसा होना चाहिए। वह यह नहीं देखना है कि विधि का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति किन परिस्थितियों में पड़ कर इस प्रकार के कार्यों करने के लिए बाध्य हुआ है, परंतु समाजशास्त्री तथा विधि शास्त्री दोनों का उद्देश्य विधि में सुधार करना ही होता है। अगर समाजशास्त्री कानून का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है तथा मनुष्य का कानून पर प्रभाव पड़ता है, तो विधि शास्त्री मानव समाज में लागू होने वाली विधियों को खोजता है। विधि शास्त्र की इस अध्ययन पद्धति के प्रमुख विचारधारक मॉन्टेक्यू, हॉबर्ट स्पेंसर, डुगली तथा डीन रॉस्को पाउंड है। प्रश्न 7वां, अमेरिकी यथावादी शाखा में विशेष संदर्भ में विधि की यथावादी शाखा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अमेरिका के आधुनिक यथावाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अमेरिका के यथावादी विधि शास्त्रियों ने विश्लेषणात्मक वाद एवं समाजशास्त्रीय पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों को मिलकर विधि के प्रति एक नवीन विचारधारा अपनाने का प्रयास किया है, जिसे अमेरिकन यथावाद के नाम से विकसित किया गया है। इस यथावादी पद्धति में इस धारणा को अपनाया गया है कि विधि के वास्तविक रूप लॉ एज इट इज को ही विचार में लिया जाना चाहिए, न कि उनके उपेक्षित स्वरूप एज इट आउट टू बी को। यथार्थवादी ने इस मान्यता को भी अपने विचारों में सम्मिलित किया कि विधि पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ता है एवं विधि को समाज से अलग नहीं रखा जा सकता है। यथावादी इतने भी केवल विधि को ही अपने अध्ययन का विषय मानते हैं, समाज को नहीं। अमेरिकन यथावादी ने विधि के अध्ययन में अपना ध्यान न्यायाधीशों के महत्व पर केंद्रित किया है, क्योंकि अनेक मतानुसार विधि वह है जो न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय में व्यक्त की जाती है, न कि वह जो कानूनी ग्रंथों या साहित्यों में यथा नियमित होती है। यथावादी द्वारा अपनी विचारधारा न्यायाधीशों पर केंद्रित करने के निम्न कारण हैं। प्रश्न नंबर 1, अमेरिका के विभिन्न राज्यों में विभिन्न
कॉमन लॉ पद्धति प्रचलित होने के कारण न्यायाधीशों पर विधि के निर्माण का दायित्व आ पड़ना स्वाभाविक है। दूसरा, अमेरिका के न्यायाधीश जनता का उतना विश्वास संपादित नहीं करते जितना कि इंग्लैंड में इंग्लिश न्यायालयों के न्यायाधीश संभव। इसका यह कारण है, अमेरिका के अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती है, अतः वे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाते हैं और यह कारण है कि उनके निर्णयों में व्यक्त की गई विधि की ओर यथावादी अधिक ध्यान देना आवश्यक समझते हैं। तीसरा, अमेरिका के संविधान के अंतर्गत विधिमंडल की विधानीय शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं, अतः संविधान के प्रतिकूल जो नियम होते हैं उन्हें निरस्त करने की छूट न्यायाधीशों को होती है। पहला, जस्टिस होमलेस। अमेरिकन यथावादी आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका के प्रसिद्ध न्यायाधीश जस्टिस होम्स के एक निबंध से माना जाता है। उन्हें कहा है कि यथावादी विधिक विचारधारा का केंद्र बिंदु न्यायाधीश हैं। उन्होंने कहा है कि न्याय अधिनियमित कानून या तो नैतिक सिद्धांतों या मान्य आचरणों अथवा ऐसे ही अन्य किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर निर्मित होते हैं, परंतु अदालत के कटघरे में खड़ा हुआ अभियुक्त इन सिद्धांतों की जरा भी परवाह नहीं करता है। वह तो केवल यह जानने का इच्छुक रहता है कि न्यायालय अनेक मामलों में क्या निर्णय देने जा रहा है। होम्स के अनुसार यह भविष्यवाणी की वास्तव में न्यायालय का निर्णय क्या होगा विधि कहलाती है तथा अन्य सभी तर्क अर्थ होते हैं। वास्तव में जस्टिस होम्स ने उपयुक्त के द्वारा कानून की अंतिम परिभाषा देने का भी कभी भी निश्चय नहीं किया। वास्तव में यह तो विधि के स्वरूप का एक वर्णन था। यदि इन उपयुक्त का प्रयास हम यह समझने की कानून हुआ है जो कि न्यायालय वास्तव में निर्धारित करता है, तब स्वाभाविक रूप से नीति, न्याय, आदर्श एवं कानून सिद्धांत तथा न्यायालय का कोई महत्व हमारे लिए नहीं रह जाएगा। दूसरा, ग्रे। वास्तव में ग्रे विश्लेषणात्मक पद्धति के घोर अनुयायी थे। विधि के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु उन्होंने विधि विज्ञान में आदर्शों को कोई स्थान नहीं दिया। फिर भी ग्रे विश्लेषणात्मक पद्धति से काफी दूर हट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अधिनियमित विधान स्ट्रेटजी लेजिस्लेशन को विधि का केंद्र बिंदु नहीं माना। ग्रे ने अधिनियमित विधान को बिंदु के विभिन्न स्रोतों में से केवल एक स्रोत माना है। ग्रे के अनुसार विधि का वास्तव केंद्र बिंदु तो न्यायालय के न्यायाधीश हैं, क्योंकि न्यायाधीशों के व्यक्तित्व, उनकी मान्यताओं, प्रभावों तथा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव उनके निर्णयों पर अवश्य पड़ता है। अतः ग्रे अधिनियम विधि को वास्तव विधि का आधार नहीं मानते। विधि शास्त्र में ग्रे का प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने अधिनियमित विधि की उपेक्षा न्यायिक निर्णयों को अधिक महत्व देने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। तीसरा, फ्रैंक। अमेरिका ने आधुनिक तथ्यवादियों को सामान्य रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, तथ्यवाद जो यह कहते हैं कि विधिक नियम कानून में किसी भी प्रकार की एकरूपता नहीं लाते हैं, और दूसरा, वे तथ्यवादी जो उपयुक्त एकरूपता के प्रश्न पर विचार ही नहीं करना चाहिए। ऐसे यथावादी का कहना है कि विधिक नियमों में एकरूपता और निश्चितता का प्रभाव
इतना प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट है कि उस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अनेक अनुसार प्रशिक्षण न्यायालय में झूठे एवं दल बदल साक्ष्यों के कारण तथ्यों की सही ढंग से स्थापना कठिन हो जाती है। अतः हमारी जांच तथ्यों की स्थापना की कमियों तक ही सीमित होनी चाहिए। फ्रैंक महोदय भी इसी मत के थे। फ्रैंक के अनुसार जनता विधि के नियमों की निश्चितता तथा एकरूपता के प्रति इतनी लालायित इसलिए रहती थी कि उसे समाज में सुधार तथा मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। जिस प्रकार बच्चा अपने पिता में विश्वास करके कार्य करता है, वयस्क सामाजिक संस्थाओं में विश्वास करके अपना निर्णय लेता है, उसी प्रकार जन्म सामान्य भी कानून को विश्वास के साथ देखना चाहता है। विश्वास उसी समय आ सकता है जब कानून स्पष्ट एवं असंदिग्ध है। फ्रैंक का कहना है कि कानून के नियम केवल शब्दों के फॉर्मूले हैं, उनके अर्थ को जीवन के तथ्यों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। होम्स की एक उपयुक्त उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि हमें वस्तुओं पर विचार करना चाहिए, शब्दों पर नहीं। हमें शब्दों का भावनावाद उन तथ्यों में करना चाहिए जिनके लिए वे शब्द उपयुक्त किए गए हैं, तभी हम वास्तविक एवं सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। फ्रैंक की यथावादी विचार पद्धति का भौतिक मौलिक विचार था कि किसी विशेष परिस्थितियों में कानून या तो क वास्तविक कानून हो सकता है अथवा ख संभावित कानून। वास्तविक कानून वह है जो ठीक उसी परिस्थितियों में भूतकाल में किसी न्यायिक निर्णय में दिया गया है। स्वाभाविक विधि को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि यह ऐसी विधि है जो ठीक उसी परिस्थितियों में भविष्य काल में किसी न्यायिक निर्णयों में दी सकती है। फ्रैंक के अनुसार संभावित कानून नहीं है, परंतु बाद में फ्रैंक ने विधि के इस अंतर को समाप्त करते हुए अपने सुस्पष्टीकरण में कहा है कि विधि की निश्चित परिभाषा की ओर ध्यान दिया बिना न्यायालय द्वारा दिए गए विशिष्ट न्यायिक निर्णयों की अनिश्चितता, विभिन्नता, प्रतिक्रियात्मक जटिलता तथा न्याय स्थापित करने में उनकी सक्षमता पर ही हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आलोचना। पॉइंट नंबर 1, यह सही है कि असंहिताओं एवं अधिनियमों के नियम न्यायिक निर्णयों के नियमों की अपेक्षा अधिक अमूर्त एवं अस्पष्ट होते हुए, किंतु उसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि संहिता एवं अधिनियमताओं के इन नियमों को हम पूर्ण रूप से कानून की सीमाओं से बाहर कर दें। दोनों ही नियम विधि शास्त्रियों, वकीलों एवं न्यायाधीशों के लिए ध्यान की वस्तु है, परंतु आधुनिक यथावादी अपने को केवल उसी तर्क सीमित रखता है जो न्यायालय में हो सकता है। दूसरा, न्यायाधीशों को अपने निर्णयों में अधीनस्थ विधियों या सहीबद्धता नियम को स्वीकार करना आवश्यक होता है, अन्यथा ये नियम वास्तविक विधि न होकर स्वाभाविक विधि रूप ग्रहण कर लेती है, जिसे यथावादी सामान्य नहीं कहते हैं। खत्म।